वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा बीएड थर्ड सेमेस्टर के टीचिंग सब्जेक्ट सिविक्स, जिसका सब्जेक्ट कोड EDU-BED 112D3 है और जिसकी पेपर ID 8750 है, का आंसर की लेकर आए हैं। इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जाँच कर सकते हैं और अपने उत्तरों की जाँच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए, इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए, जो आज का प्रश्न पत्र आपका सिविक्स टीचिंग का आया था उसको हम लोग देखते हैं कि उसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे और उनके क्या सही उत्तर हैं। तो इस प्रश्न पत्र में कुल 40 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। इसमें से पहला प्रश्न जो है वह है आपकी नागरिक शास्त्र शिक्षण में विद्यालय प्रदर्शनी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए अधिगम को सरल बनाने में, ऑप्शन बी अधिगम शिक्षण अधिगम को आसान बनाने में, ऑप्शन सी समय और श्रम अर्थ की बचत, ऑप्शन डी अधिगम का स्थायित्व। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम को आसान बनाना। प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। तो प्रश्न संख्या 2 का जो ऑप्शन आपके सामने है उसमें यह है कि ए प्रयोग, ऑप्शन बी विश्लेषण, ऑप्शन सी आग्रहण, ऑप्शन डी संश्लेषण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी आग्रहण। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पाठ्य प्रस्तावना कौशल का घटक नहीं है। ऑप्शन ए कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ से संबंधित होना, ऑप्शन बी कथनों एवं प्रश्नों की श्रृंखलाबद्धता, ऑप्शन सी उपयुक्त शब्दों एवं वाक्यांशों का प्रयोग, ऑप्शन डी उपयुक्त एवं समुचित अवधि विस्तार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, इसमें आपसे पूछा गया है कि नागरिक शास्त्र के पर्यटन के लिए सबसे उचित स्थान है। तो नागरिक शास्त्र के पर्यटन के लिए सबसे उचित स्थान कौन से होते हैं। उच्च न्यायालय, विधानसभा, ग्राम पंचायत, जो कि नागरिक शास्त्र से संबंधित है। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन सी जो है आपका वह सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी 4 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, इसमें आपसे पूछा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण में निम्नलिखित में कौन सा खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का घटक नहीं है। ऑप्शन ए दिया है कि संकेत देना, ऑप्शन बी विस्तृत सूचना प्राप्ति, ऑप्शन सी पूर्व ज्ञान से संबंधित, ऑप्शन डी आलोचनात्मक सजगता में वृद्धि। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी पूर्व ज्ञान से संबंधित। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा परीक्षण संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ऑप्शन ए निबंधात्मक, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन सी अति लघु उत्तरी, ऑप्शन डी लघु उत्तरी। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होता है वो संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व कर सकता है। निबंधात्मक, अति लघु और लघु उत्तरी उससे जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व वो नहीं करते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव, या जिसको आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नाम से जानते हैं MCQ, वो आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 7 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रवर्तक हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के प्रवर्तक कौन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी ऑसबॉर्न। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र के परियोजना कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है कि अपने गांव के शासन की जानकारी, ऑप्शन बी प्राथमिक विद्यालय की समुदाय से संबद्धता, ऑप्शन सी भारतीय बजट प्रबंधन की जानकारी, ऑप्शन डी मूल कर्तव्यों के विषय में जागरूकता अभियान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रयोजना विधि के प्रवर्तक कौन हैं। प्रोजेक्ट मेथड के प्रवर्तक के बारे में पूछा गया है। तो ये प्रश्न जो है अक्सर जो है हर पेपर में लगभग पूछा जा रहा है। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि का प्रयोग इतिहास और नागरिक शास्त्र के में विज्ञान गणित की तुलना में ज़्यादा किया जाता है। तो जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, प्रदर्शन विधि, ऑप्शन बी प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन सी स्रोत विधि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी
स्रोत विधि या सोर्स मेथड। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नागरिक शास्त्र एक पूर्ण विज्ञान नहीं है क्योंकि यह ऑप्शन जो 4 आपके सामने है कि व्यवस्थित नहीं है, क्रमबद्ध नहीं है, प्रयोग सिद्ध नहीं है, ऑप्शन डी अवैज्ञानिक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी प्रयोग सिद्ध नहीं है। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 इसमें आपसे पूछा गया है कि नागरिक शास्त्र शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम सैद्धांतिक न होकर अधिक व्यवहारिक होता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए कोर पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी सुसंबंधित पाठ्यक्रम, ऑप्शन सी बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 इसमें आपसे पूछा गया है कि विचार गोष्ठी प्रविधि ज़्यादा प्रभावी होगी। ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर पे, ऑप्शन बी उच्च शिक्षा में, ऑप्शन सी हाई स्कूल में, ऑप्शन डी इंटरमीडिएट में। तो जो विचार गोष्ठी प्रविधि होती है वो उच्च शिक्षा में ज़्यादा प्रभावी होती है। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 इसमें आपसे पूछा गया है कि नागरिक शास्त्र की शिक्षा प्रणाली का आधार है। ऑप्शन ए क्षेत्रीय आवश्यकता, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आवश्यकता और ऑप्शन सी दिया है कि ए और बी दोनों, ऑप्शन डी दिया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन सी जो है ए और बी दोनों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या एक नागरिक शास्त्र के मूल्यांकन की विधि नहीं है। ऑप्शन ए निरीक्षण, ऑप्शन बी विश्लेषण, ऑप्शन सी साक्षात्कार, ऑप्शन डी प्रश्नावली। तो निरीक्षण, साक्षात्कार और प्रश्नावली जो है नागरिक शास्त्र के मूल्यांकन की विधि है। ये विश्लेषण जो है नागरिक शास्त्र के मूल्यांकन की विधि नहीं है। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है 16 नंबर है प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि एक शिक्षक छात्रों के गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, यह निम्न से किसका प्रयोग करता है। तो यह जो है प्रश्न संख्या 16 में जो ऑप्शन आपके दिए हैं कि सकारात्मक पुनर्वलन क्वेश्चन, ऑप्शन बी दिया है कि नकारात्मक पुनर्वलन क्वेश्चन, ऑप्शन सी नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन का अभाव और ऑप्शन डी सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन का अनुचित प्रयोग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी नकारात्मक पुनर्वलन क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन हैं। तो ऑप्शन जो आपके 4 हैं आपके सामने उसमें दिया है कि बी एस ब्लूम, ऑप्शन बी रॉबर्ट ग्लेसर, ऑप्शन सी आई के डेविस, ऑप्शन डी बी ओ स्मिथ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी आई के डेविस। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 इसमें आपसे पूछा गया है कि श्रव्य दृश्य सामग्रियों की प्रभाविता को अनुभव शंकु के रूप में किसने प्रस्तुत किया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी एडगर डेल। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रॉबर्ट मेगर की विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए भावात्मक उद्देश्यों में, ऑप्शन बी ज्ञानात्मक उद्देश्यों में। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन वो जो है ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम को जीवन के अनुभव से जोड़ता है। तो ऑप्शन ए दिया है कि उपयोगिता का सिद्धांत, ऑप्शन बी दिया है कि जीवन से संबद्धता का सिद्धांत, ऑप्शन सी श्रेष्ठ आचरण की प्राप्ति का सिद्धांत, ऑप्शन डी ए और सी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम के निर्माण का प्रमुख सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए दिया है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल वर्क यानी व्यवहारिक कार्य का सिद्धांत, ऑप्शन बी दिया है कि स्थिरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी दिया है एकीकरण का सिद्धांत और ऑप्शन डी दिया है सहसंबद्धता का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 21 का वो हो जाएगा ऑप्शन आपके बी स्थिरता का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 इसमें आपसे पूछा गया है कि नागरिक शास्त्र शिक्षण
के प्रशिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए है कि शिक्षण कौशलों का विकास, ऑप्शन बी कम समय में शिक्षण, ऑप्शन सी लघु समूह में शिक्षण, ऑप्शन डी पाठ्य योजना निर्माण की क्षमता का विकास। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन जो है ए, शिक्षण कौशलों का विकास, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 23। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक शिक्षक नागरिक शास्त्र में राष्ट्रीयता के विषय में पढ़ाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य और राणा प्रताप और शिवाजी का उदाहरण देता है, यह किस सिद्धांत का पालन कर रहा है। तो ऑप्शन ए तार्किकता का सिद्धांत, ऑप्शन बी विषयों की सहसंबद्धता का सिद्धांत, ऑप्शन सी जन जागरूकता का सिद्धांत, ऑप्शन डी अभिरुचि का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी विषयों की सहसंबद्धता का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 24। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की उपलब्धि में सुधार करना होता है। ऑप्शन ए दिया है कि संरचनात्मक, ऑप्शन बी योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी तुलनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन डी व्यक्तिक मूल्यांकन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए संरचनात्मक मूल्यांकन। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 25। इसमें आपसे पूछा गया है कि नागरिक शास्त्र का शिक्षण किस स्तर में जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो नागरिक शास्त्र का जो शिक्षण है वो माध्यमिक शिक्षा में अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, माना जाता है। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 26। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक शिक्षक पूर्व माध्यमिक स्तर पर राष्ट्र ध्वज के विषय में पढ़ा रहा है तो उपयुक्त शिक्षण सामग्री होगी। ऑप्शन है कि भारतीय मानचित्र, ऑप्शन बी समय रेखा, ऑप्शन डी राष्ट्रध्वज का चित्र, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ए और सी दोनों, एक तो भारत का मानचित्र और दूसरा राष्ट्रध्वज का चित्र। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि यदि आप भारत के पड़ोसी देशों के विषय में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ऑप्शन ए दिया कि क्षेत्र भ्रमण, ऑप्शन बी सोर्स मेथड, ऑप्शन सी संगोष्ठी, ऑप्शन डी व्याख्यान सह प्रदर्शन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा व्याख्यान सह प्रदर्शन। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन डी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। इसमें आपसे पूछा गया है कि नागरिक शास्त्र में संसदीय कार्यप्रणाली के शिक्षण के लिए कौन सी प्रविधि ज़्यादा उपयुक्त होगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा अभिनयात्मक। ये प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन डी जो है आपका वह सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 29। इसमें आपसे पूछा गया है कि कक्षा में कम रुचि लेने वाले और व्यवधान उत्पन्न करने वाले छात्रों के लिए कौन सी प्रविधि अपनाना उपयुक्त होगा। तो ऑप्शन ए कि व्याख्यान, ऑप्शन बी प्रश्नोत्तर, ऑप्शन सी तुलनात्मक, ऑप्शन डी वर्णन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी प्रश्नोत्तर। प्रश्न को पूछने से जो है उसको हम लोग कम कर सकते हैं, जैसे छात्रों के लिए जो रुचि कम ले रहे हैं या अव्यवस्था फैला रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में लोकतंत्र के गुण दोषों पर छात्रों की राय जानने के लिए कौन से प्रश्न जो है आपको उपयुक्त होंगे। तो प्रश्न संख्या 30 में जो ऑप्शन दिए हैं लघु उत्तरीय, ऑप्शन बी निबंधात्मक, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन डी परिभाषात्मक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 31। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के परीक्षण का निर्माण अपेक्षाकृत सरल होता है। तो प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 32 में आपसे पूछा गया है कि एक शिक्षक नागरिक शास्त्र पढ़ाते समय छात्रों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देता है, वह किस सिद्धांत का पालन कर रहा है। तो प्रश्न संख्या 32 का जो सही उत्तर होगा होगा ऑप्शन बी लोकतंत्री व्यवस्था का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 33 में आपसे पूछा गया है कि एक शिक्षक नागरिक शास्त्र पढ़ाते समय अंतर्राष्ट्रीय कानून विषय के विभिन्न संगठन तथा पर्यावरण के क्षेत्र विषय के सम्मिलित योगदान को बताता है, तो वह छात्रों में विकसित करना चाहता है। ऑप्शन ए सदाचार, ऑप्शन बी नागरिकता की भावना, ऑप्शन सी राष्ट्र प्रेम, ऑप्शन डी विश्व बंधुत्व। तो प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना चाहता है। प्रश्न संख्या 34 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था। तो भारत में सूक्ष्म शिक्षण शब्द का
शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार जो है डी तिवारी ने किया था। प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 35 इसमें आपसे पूछा गया है कि नागरिक शास्त्र का शिक्षण किस विधि से ज़्यादा सजीव होगा। तो ऑप्शन ए दिया क्षेत्र भ्रमण से, ऑप्शन बी दिया टीवी और रेडियो द्वारा, ऑप्शन सी वाद विवाद द्वारा, ऑप्शन डी संविधान के अध्ययन से। तो प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन ए आपका जो है वो सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 36 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पाठ्य योजना निर्माण के उपागमों से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फ्रेडरिक हर्बर्ट। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 37 इसमें आपसे पूछा गया है कि गुण या विशेषताओं के आधार पर अंक प्रदान करना कहलाता है। तो गुण और विशेषताओं के आधार पर अंक प्रदान करना वो है मूल्यांकन कहलाता है। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 38 में आपसे पूछा गया है कि किस कौशल में शरीर संचालन, भाव मुद्रा स्तर, आरोह अवरोह, भाव केंद्रीकरण महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा उद्दीपन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 39 में आपसे पूछा गया है कि चीन की सीमाएं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से जुड़ी हैं, अतः चीन के साम्राज्यवाद का प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा, यह कथन दर्शाता है। ऑप्शन ए भूगोल और अर्थशास्त्र में संबंध, ऑप्शन बी नागरिक शास्त्र और भूगोल में संबंध, ऑप्शन सी भारतीय सेना और चीनी सेना में मतभेद, ऑप्शन डी चीन के साम्यवादी शासन का वर्चस्व। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नागरिक शास्त्र और भूगोल में संबंध। प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 40 जो इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि शब्दों का उचित आकार निम्न में से किस कौशल का घटक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा श्याम पट प्रयोग कौशल। प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो आज के प्रश्न पत्र में आपसे 40 प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।